हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार आपके सामने फिर मौजूद हूँ और मैं आज लेकर आई हूँ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ का पार्ट 5th। और सीरीज़ के इस 5वें भाग में हम चर्चा करेंगे सामाजिक समूह की। और फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं समूह या कहिए सामाजिक समूह के अर्थ की। तो फ्रेंड्स, अगर हम समूह की बात करें तो हम कह सकते हैं कि समूह हमें जो है आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कहते हैं कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक की बात करें तो उनकी मान्यता है कि व्यक्ति अपनी ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट यानी एक मिलनसार मूल प्रवृत्ति के कारण ही समूह में रहता है। तो ये जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट, इसके कारण ही मनुष्य जो है समूह का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी ना किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, यानी एक मिलनसार प्रवृत्ति पाई जाती है। और सामाजिक समूह के अर्थ के साथ साथ अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में। तो जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक समूह का अर्थ जानते हैं तो उसके लिए परिभाषाओं पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। और वहीं ऑगबर्न और निमकॉफ, उनका मानना है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो अगर हम परिभाषाओं और अर्थों को ध्यान में रखकर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य जानकारी या किसी उद्देश्य के आधार पर आपस में एक दूसरे से कोई संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तो उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। फ्रेंड, सामाजिक समूह की अवधारणा को समझने के लिए हमें उसकी अर्थ और परिभाषाओं के साथ साथ उसकी विशेषताओं पर भी चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम सामाजिक समूह की विशेषताओं पर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कि सामाजिक समूह में एक से अधिक व्यक्ति, एकाधिक व्यक्ति यानी मोर देन वन पर्सन का होना ज़रूरी है, क्योंकि समूह वह संग्रह है जिसकी सदस्य संख्या कम से कम दो या दो से अधिक हो। और इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अकेले समूह का निर्माण नहीं कर सकता, पर दो लोग आपस में मिलकर एक समूह का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हम अगर समूह के साइज़ की बात करें तो उसकी सदस्यों की संख्या से ये डायरेक्टली संबंधित है, यानी समूह का जो आकार है उससे समूह की सदस्यों की संख्या से डायरेक्ट या कहिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। वहीं वैयक्तिक संपर्क इसमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है। समूह के निर्माण में समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को पर्सनली जानते हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि छोटे समूह जैसे फ्रेंड्स ग्रुप हैं, फैमिली हैं, इनमें तो व्यक्तिगत संपर्क होता है, पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल कांटेक्ट होता है। लेकिन जब हम बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं, लार्जर ग्रुप की बात करते हैं, तो वहाँ ऐसा होना संभव नहीं है। और कह सकते हैं हम कि और ना ही समूह निर्माण के लिए ये कोई आवश्यक शर्त है। वहीं फ्रेंड्स, सामाजिक संबंध का होना समूह के लिए बेहद आवश्यक है। सोशल रिलेशनशिप इतनी मस्ट है कि इसके बिना समूह का निर्माण असंभव सा होता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समूह के सदस्यों के बीच कोई सामाजिक संबंध होता ही नहीं है, बल्कि
सामाजिक संबंध के बिना समूह का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसीलिए समूह व्यक्ति के उस संग्रह को कहते हैं जिसके सदस्यों में किसी सामान्य जानकारी, कोई मान्यता, कोई उद्देश्य या इन में से किसी भी आधार पर कुछ आपस में कुछ रिलेशनशिप, कुछ पारस्परिक संबंध पाए जाते हों। वहीं अंतःक्रिया का एक निश्चित स्वरूप यानी एक डेफिनेट फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन ये होना समूह में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समूह के सदस्यों के बीच एक अंतःक्रियात्मक संबंध पाया जाता है और उस संबंध का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है, एक निश्चित फॉर्म होती है। जैसे कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के बीच पाए जाने वाले जो इंटरेक्शंस रिलेशनशिप होती है वही एक भीड़ के लोगों में पाए जाने वाले के रूप में स्वरूप में नहीं होती, वो थोड़ा अलग ही होता है। तो उसी प्रकार जैसे स्काउट ग्रुप हम कह सकते हैं, स्काउट ग्रुप के सदस्यों के बीच तथा एक राजनीतिक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रियात्मक संबंधों का स्वरूप अलग अलग होता है। उसी तरह से एक फैमिली और एक भीड़, इनके मेंबर्स में भी जो अंतःक्रियात्मक संबंध पाया जाता है, जो इंटरेक्शन पाया जाता है, वो एक डिफरेंट फॉर्म में होता है। वहीं अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि समूह निर्माण का एक निश्चित आधार होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी समूह के निर्माण का कोई ना कोई आधार होता ही होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम इसको ले सकते हैं कि जो ब्लड रिलेशन के आधार पर समूह बनते हैं, जैसे परिवार, जाति समूह, या कहिए जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, या लिंग समूह यानी सेक्स ग्रुप के आधार पर, या आयु समूह या क्षेत्र के आधार पर समूहों का निर्माण होता है। यानी प्रत्येक समूह के निर्माण के लिए संबंध में किसी न किसी आधार को हम पाते ही पाते हैं। वहीं समूह की एक निश्चित संरचना होती है। तो इस संबंध में प्रोफेसर फिचर ने इस बात पर काफ़ी बल दिया है कि अन्य सामाजिक संगठनों की भांति समूह की भी एक निश्चित संरचना या ढांचा होता है और उस ढांचे के अंतर्गत उस समूह विशेष के सदस्यों की जो स्थितियां होती हैं, जो उनका स्टेटस होता है, वो निश्चित होता है। समूह के सदस्यों में स्थितियों का ये बंटवारा सभी समूह में बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। जैसे फ्रेंड्स ग्रुप हैं तो सभी मित्रों की स्थिति बहुत कुछ समान मानी जाती है, फिर भी अधिकांशतः सदस्यों की स्थितियों के बीच एक ऊंच नीच का एक अंतर, एक कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे परिवार के सभी सदस्य जो हैं एक ही परिवार के या कहिए एक ही समूह के सदस्य होते हुए भी माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, इनकी स्टेटस में थोड़ा थोड़ा ऊंच नीच का या सोशल स्टेटस का जो है भेद अवश्य पाया जाता है। इसके अलावा ऐच्छिक सदस्यता ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि अधिकांशतः समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वह किस समूह का सदस्य बनना चाहेगा और किसका नहीं। तो यह व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसका इंटरेस्ट, उसकी योग्यता के अनुसार वह किसी भी समूह से अपना संबंध जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति कितने समूह की सदस्यता को स्वीकार करेगा, यानी वो कितने सोशल ग्रुप्स का मेंबर होगा, यह भी उसकी अपना पर्सनल इंटरेस्ट पर ही निर्भर करता है। कुछ इस प्रकार के समूह भी होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लेनी ही होती है। यानी कुछ ग्रुप्स ऐसे हुए जो व्यक्ति के इंटरेस्ट पर निर्भर करते हैं और वहीं कुछ कंपलसरी होते हैं, जैसे फैमिली, कास्ट, या जिस राज्य के आप निवासी हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति को ऑटोमेटिकली मिल जाती है जन्म के साथ ही। तो जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो परिवार, जाति या उस राज्य का सदस्य हो जाता है, या कहिए बन जाता है। अब चाहे वो
इसके लिए प्रसन्न हो, इसमें उसकी अभिमति हो और चाहे ना हो। तो उसी प्रकार उसे किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य भी अनिवार्य रूप से होना होता है, यानी जिस राज्य में वो जन्म लेता है उस राज्य के साथ साथ राष्ट्र का, उसके संबंधित राष्ट्र का भी वो सदस्य ऑटोमेटिकली बन जाता है। वहीं दोस्तों अगली विशेषता है समान हित या स्वार्थ अथवा उद्देश्य, यानी एक समूह के सभी सदस्य कोई ना कोई समान हित, स्वार्थ या उद्देश्य द्वारा आपस में बंधे हुए ज़रूर होते हैं। यदि प्रैक्टिकली हम देखें, व्यावहारिक रूप में देखें तो क्लियर होगा कि कोई व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य उसी अवस्था में बनता है जबकि उसे ये आशा हो कि उसके हितों की पूर्ति उस समूह में ही हो सकती है। क्योंकि जब तक हित या अपने स्वार्थ की भावना ना हो, हालांकि फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा नहीं होता, फिर भी समूह के सदस्यों के उद्देश्य में एकता अवश्य होती है, एक यूनिटी होती है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। और यह समान हित या उद्देश्य ही एक समूह के सदस्यों में अंतःक्रियात्मक संबंधों, यानी कह सकते हैं इंटरैक्शनल रिलेशनशिप को पनपाने में सहायक सिद्ध होते हैं। और इसके बिना समूह का निर्माण या कहिए उसके बना रहना संभव ही नहीं होता है। वहीं नियंत्रण का कोई ना कोई स्वरूप प्रत्येक समूह में पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी उपाय को ज़रूर अपनाता है। अब चाहे वह इस नियंत्रण के लिए प्रथा, परंपरा, कोई सामाजिक नियम या कोई कानून या कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल साधन को अपनाए, यह साधन समूह की प्रकृति के अनुसार अलग अलग तो हो सकते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। जैसे परिवार में जो है व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, सिस्टमैटिक चलाने के लिए प्रथाएं, परंपराएं, कुछ आदर्श नियम जो है काम करते हैं। वहीं एक राष्ट्र या राज्य के समूह की सदस्यता के लिए तो कानूनी आधार ही संभव हो पाता है। वहीं इसी तरह सामाजिक लक्ष्य यानी सोशल एम या कहिए सोशल गेम प्रत्येक समूह के माध्यम से समाज के किसी न किसी सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि फ्रेंड वास्तविकता ये है कि समाज अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा ही कर पाता है और समाज के यह लक्ष्य समय समय पर बदलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समूह के सामाजिक लक्ष्य भी स्थिर नहीं बल्कि समूह की तरह परिवर्तनशील होते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण विशेषता है समूह के लिए जिसको मैकाइवर और पेज ने कहा है जागरूकता। तो मैकाइवर और पेज ने पारस्परिकता और जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में भी स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना पाई जाती है, ऐसा मैकाइवर और पेज का मानना है। वहीं एक और मुख्य विशेषता कह सकते हैं स्तरीकरण की। स्तरीकरण में के समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते वरन ये अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका को निभाते हैं। अतः समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों की उच्चता या निम्नता यानी स्ट्रैटिफिकेशन के इस क्रम को ही हम संस्तरण कहते हैं। और साथियों अब तक के डिस्क्रिप्शन से अब ये क्लियर है कि किसी भी सामान्य आधार पर आपस में संबंधित या परस्पर संबंधित एक से अधिक व्यक्तियों के संग्रह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। और सामाजिक जीवन में ये सामान्य आधार जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं और इनमें से कुछ भी समूह निर्माण का आधार बन सकता है, यानी इनमें से किसी भी के आधार पर हम समूह का निर्माण कर सकते हैं। और इसीलिए गिलिन एंड गिलिन ने समूह निर्माण के 6 आधारों का उल्लेख किया है, जिसको हम स्लाइड पर आपको उनके आधार विद एग्जाम्पल्स आपको शो हो रहे हैं। जैसे रक्त संबंध यानी परिवार, सेकंड शारीरिक विशेषता जैसे प्रजाति यानी प्रजातियों में जो शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर उन्होंने क्षेत्र दिया, टेरिटरी, जिसमें हम राज्य या राष्ट्र को एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अस्थाई संगठन जैसे किसी एक स्थान पर एकत्रित भीड़, स्थाई संगठन
जिनको हम गांव नगर की संख्या दे सकते हैं एग्जाम्पल्स में, और साथ ही साथ सांस्कृतिक आधार जैसे कि आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, माने क्षेत्र विशेष की संस्कृति के आधार पर भी समूहों का निर्माण हो सकता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ग्लिन एंड ग्लिन का मानना है कि इनके आधार पर भी समूहों का निर्माण किया जा सकता है। और वहीं मैकाइवर और पेज ने समूह निर्माण के लिए 5 आधारों के बारे में बात की है। नंबर 1, भूभाग, जैसे गांव है, नगर है, राष्ट्र है। सेकंड, सामाजिक संगठन की प्रकृति, इनके आधार पर भी समूहों का निर्माण होता है, जैसे राज्य है, भीड़ है, माने उसकी क्या प्रकृति है उसके आधार पर भी समूह बन जाते हैं। इसके अलावा मैकाइवर और पेज सदस्य संख्या की भी बात करते हैं, माने छोटे कम सदस्यों का समूह या अधिक सदस्यों का समूह, जैसे परिवार है या कोई श्रमिक संघ है। इसके अलावा पारस्परिक संबंध की प्रकृति की बात भी मैकाइवर और पेज करते हैं, जैसे बालचल, बालचल यानी स्काउट्स या कहिए सिटी, इसके आधार पर भी जो है समूहों का निर्माण होता है। और इसके अलावा कि शारीरिक लक्षण यानी कि हम जैसे प्रजाति के रूप में ले सकते हैं, तो इसको भी समूह निर्माण के आधार के रूप में मैकाइवर और पेज ने स्वीकार किया है। और इन सब ये जो ग्लिन के या मैकाइवर और पेज के जो आधार हैं, इनका हम आगे के वीडियो में बहुत विस्तार से हम इन पर चर्चा भी करेंगे। और उसी तरह से सोरोकिन है, जिम्मरमैन है, गैल्पिन है, इन्होंने अपनी पुस्तक अ सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी में ऐसी अनेक पॉइंट्स का या कई अनेक चीज़ों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर समूह का निर्माण हो सकता है, जैसे रक्त संबंध अथवा एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानने का विश्वास, विवाह, समान धर्म अथवा जादू टोने की विधियाँ, समान भाषा, समान लोकाचार और रीति रिवाजों में विश्वास, एक ही क्षेत्र में निवास, पड़ोस। इसके अलावा सामान्य व्यवसाय, एक समान उत्तरदायित्व, एक ही स्वामी के अधीन रहकर कार्य करना, या फिर समान शत्रु, ये भी इन्होंने जो है समूह आधार का निर्माण बताया है। और साथ साथ रहकर कार्य करना, या कह सकते हैं एक ही संस्था से संबंधित होना, उससे जुड़कर काम करना, या फिर पारस्परिक सहयोग। ये पॉइंट जो हैं सोरोकिन, जिम्मरमैन और गैल्पिन ने दिए हैं जिनके आधार पर समूहों का निर्माण किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इन सब आधारों के अलावा कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह का वर्गीकरण भी अपने अपने हिसाब से किया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समनर की। समनर ने अपनी जो बुक है फॉगवेज, उसमें समूहों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने उसे मुख्यतः 2 प्रकार के समूह को माना है, अंतः समूह और बाह्य समूह। तो अगर हम पहले अंतः समूह की बात करें यानी इनर ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप की बात करें, तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समनर ने ही अपनी पुस्तक जो है फॉगवेज में सन 1907 में किया। और उसके बाद से यह शब्द समाजशास्त्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और समूह के सदस्यों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अंतः समूह यानी इनर ग्रुप जो है, इन ग्रुप जो है उसको अपना ग्रुप, अपना समूह कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अंतः समूह के सदस्य उस समूह को अपना समूह समझते हैं और उसी रूप में उसमें व्यवहार भी करते हैं। और यही कारण है कि अंतः समूह के बीच अत्यधिक हम की भावना, ये कह सकते हैं वी फीलिंग और सहानुभूति, आपस में सिंपैथी पाई जाती है। वो जो है आपस के सुख दुख को अपना समझते हैं। वहीं जब बाह्य समूह की बात आती है यानी आउट ग्रुप की बात आती है, तो ये समूह दूसरों का ग्रुप या कह सकते हैं एक अदर ग्रुप है, और उसके प्रति मन में ना तो किसी के हम की भावना यानी वी फीलिंग नहीं होती, और ना ही कोई सहयोग या सहानुभूति की फीलिंग होती है। उनके सुख दुख के साथ उस समूह के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। और इसी कारण बाह्य समूह के प्रति व्यक्ति का व्यवहार पक्षपातपूर्ण और कई बार घृणा से भी भरा हो सकता है। और समूह वर्गीकरण में एक
बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो चार्ल्स कूले ने दिया है, वो है प्राथमिक समूह का, यानी प्राइमरी ग्रुप का। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स कूले ने सबसे पहले प्राथमिक समूह के कॉन्सेप्ट से ही हमारा परिचय करवाया और 1919 में उन्होंने इसको विस्तार से अपनी जो पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें प्राथमिक समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए क्लियरली लिखा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं और वह भी मुख्यतः इस अर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव आदर्शों के निर्माण में वे मूलभूत होते हैं। प्राथमिक समूह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कूले लिखते हैं कि प्राथमिक समूह वास्तव में आमने सामने के समूह होते हैं, यानी फेस टू फेस समूह होते हैं, जिसके सदस्यों में बेहद घनिष्ठता और सहयोगी संबंध यानी एक कोऑपरेशन पाया जाता है। सहानुभूति और सद्भावना भी देखने को मिलती है और इन सब चीज़ों से प्राथमिक समूहों में पूरी तरीके से हम की भावना का जन्म होता है, यानी एक वी फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। यानी हम कह सकते हैं कि वह प्राथमिक समूह के अन्य सदस्यों के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लेता है, वह सदस्य ही प्राथमिक समूह का निर्माण करता है। और प्राथमिक समूह के कूले ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रमुख उदाहरणों का मैं यहाँ उल्लेख करूँगी। एक परिवार यानी फैमिली, दूसरा बच्चों के खेल के साथियों का समूह यानी प्ले ग्रुप्स, इनको भी चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। इसके अलावा पड़ोस या कहिए वयस्कों का सामूहिक समूह यानी नेबरहुड या फिर कम्युनिटी ग्रुप्स, ये सब जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। हालांकि फ्रेंड्स, प्राथमिक समूह अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा का विषय है, जिसको हम अपने आगे के वीडियोस में आपको देंगे, लेकिन फौरी तौर पर हम चार्ल्स कूले के इसी अवधारणा को यहाँ क्लियर करते हैं। और फ्रेंड्स, जब तक सेकेंडरी ग्रुप्स यानी द्वितीयक समूह की चर्चा ना की जाए, तब तक प्राथमिक समूह अपने आप में अधूरा है। चार्ल्स कूले ने कहा भी है कि वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं हैं, सब द्वितीयक हैं। तो अगर हम द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो ये प्राथमिक समूह का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है, यानी एकदम उल्टा स्वरूप है। यानी जिन विशेषताओं का दर्शन या जिन विशेषताओं को हम प्राथमिक समूह में पाते हैं, देखते हैं, उनमें से कोई भी विशेषता द्वितीयक समूह में नहीं पाई जाती, चाहे वो आमने सामने के यानी फेस टू फेस रिलेशनशिप हो, घनिष्ठ संबंध हो, या कोई व्यक्तिगत जान पहचान या आकार आदि। ऐसा कोई भी जो विशेषता है जो प्राथमिक समूह के लिए बहुत प्राइमरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सेकेंडरी ग्रुप्स में नहीं पाई जाती है। और द्वितीयक समूह इसी अर्थ में प्राथमिक समूहों का एकदम विपरीत रूप है। द्वितीयक समूह के उदाहरण के रूप में हम समुदाय, राष्ट्र, भीड़, वर्ग, प्रजाति ऐसी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हैं। और इस संदर्भ में ऑगबर्न और निमकॉफ ने लिखा है कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं, उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। और चार्ल्स कूले ने लिखा है कि द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो अधिकांशतः प्राथमिक तथा आभास प्राथमिक समूहों में पाई जाती हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि हम प्राथमिक समूह की चर्चा करेंगे, तो प्राथमिक समूह जो है द्वितीयक समूह के बिना हम कह सकते हैं एक तरीके से अधूरा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना प्राथमिक और द्वितीयक समूह पर ही आपको पूरा जो है इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संदर्भ समूह की। संदर्भ समूह जो है एक
आकांक्षा के आधार पर बनाया गया समूह है और यह भी समूह निर्धारण का एक बेहद महत्वपूर्ण आधार है। और मर्टन ने इसी आधार पर संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप की एक बहुत ही विस्तृत विवेचना दी है। उन्होंने उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, किंतु वह सदस्य बनने की आकांक्षा अवश्य रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहार को भी प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, मर्टन की मान्यता है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। और यहाँ सापेक्षहीनता से तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति एक हीन भावना जागृत होती है और वह किसी अन्य समूह को अपने समूह से ऊंचा समझने लगता है, और जिससे कि वो अपने समूह की और दूसरे समूह की जो है तुलना करता है। तो यानी वो जिस समूह का सदस्य नहीं है उस समूह को अपने समूह से श्रेष्ठ मानकर उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है या आकांक्षा रखता है, और किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही वह किसी समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो पर हमने बहुत लिमिटेड रूप में जो है समूह पर चर्चा की है और उम्मीद है आपके लिए ये यूज़फुल होगी। लेकिन हम आगे के वीडियोज़ में इस पर विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे, जैसे जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप हैं यानी प्राथमिक और द्वितीयक समूह हैं। इसके अलावा ये संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप है। ये ऐसे विषय हैं जो अपने आप में ये टॉपिक जो है बेहद विस्तृत हैं और इन पर एक सेपरेट वीडियो हम आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको बहुत विस्तार से इनके बारे में जान सकें। लेकिन जो एक समूह का ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन था वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया है और उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और फिर भी अगर आप कुछ अपनी राय, अपने जो है अपनी कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक दें और मैं आपकी उन आकांक्षा को पूरा करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। और इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।